खम्मा गणी बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपका राम सर लेके आया हूँ फिजिक्स की क्लास। और आज की क्लास रहने वाली है हमारी 11th क्लास के लिए, यानी कि 11th क्लास के बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर आप हमारी 11th क्लास की एक क्लास बनाइए। तो उसी के साथ मैंने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन वीडियो नंबर 2 डालने जा रहा हूँ। यानी कि इसका पहला पार्ट पहले ही मैं वीडियो में डाल चुका हूँ और आज है आपका ये पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 को देखने वाले हैं कि इस मात्रक एवं मापन में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कमियां नहीं हैं। उनके मात्रक देखेंगे, इनके मापनों की विधियाँ देखेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए इस चैनल से और इस चैनल को कर दीजिए शेयर, ठीक है। और ये जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं। और जिस बच्चे को ये नोट्स चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें और नीचे लिखें PDF सर और क्लास लिखें 11 और इसी के साथ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इसकी टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ और बनाने वाला हूँ लगभग 1 महीने बाद या 15 दिन बाद मैं बना दूँगा। समझ में आ गया बच्चों। तो इसी के साथ हम इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आपको आज टॉपिक देखेंगे, इस टॉपिक में होने वाले हैं यानी मात्रकों के प्रकार देखने वाले हैं। हम रेडियन के बारे में देखेंगे कि रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। लंबाई की मापन विधियाँ जानेंगे आज हम। 1 पास्कल की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे और एकीकृत परमाणु संहति मात्रकों के बारे में भी हम जानेंगे और द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि की जानकारी भी लेंगे और समय अंतरालों का परास एवं कोटि भी देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार हमें दी जाती हैं और लिखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समय रहते अर्जित किया हुआ ज्ञान हमेशा ही मुश्किलों को हल करने के काम आता है। समझ में आया बच्चों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे मात्रक की, यानी कि डेफिनेशन तो मैं लिख के आया हूँ दोस्तों या बच्चों। यानी कि मात्रक किसे कहते हैं सिंपल भाषा में कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लिया गया मानक संदर्भ क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। यानी कि जो भी भौतिक राशि होती हैं उन भौतिक राशि को मापने के लिए जो पैमाना उपयोग लेंगे या जो मानव संदर्भ के रूप में जो उपयोग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मात्रक बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे, मात्रक। और आपको मैं बता दूं मात्रक निम्न रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और पहला मात्रक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि मूल मात्रक क्या होते हैं कि वह मात्रक जो स्वयं में निपुण होते हैं। क्या होते हैं, स्वयं में निपुण होते हैं। यानी कि ये समय आ गया तो समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा। क्या रहेगा, सेकंड। यानी कि इसका मात्रक स्वयं में निपुण है। और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों से मिलके बने होते हैं। किन मात्रकों से, मूल मात्रकों से मिलके। यानी कि ये सेकंड का यहाँ पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कहीं कहीं पर मात्रकों को मूल मात्रकों को गुणा करके या भाग करके ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो मूल मात्रक की डेफिनेशन हम देखें। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक होते हैं वे मात्रक जो स्वयं में निपुण होते हैं अर्थात अन्य मात्रकों पर ये निर्भर नहीं करेंगे, वही क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। मूल मात्रक अपने आप पर निपुण होंगे। यानी कि ये मीटर पैमाना है तो मीटर होगा, लंबाई का मात्रक ही होगा। और ये जो किलोग्राम है वो किलोग्राम किसका मात्रक होगा, द्रव्यमान का होगा। और जो सेकेंड होगा वो किसका मात्रक होगा, समय का मात्रक होगा। और जो केल्विन होगा वह होगा ताप का मात्रक। इसी प्रकार एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। और पदार्थ का मात्रक कौन सा है दोस्तों, मोल है पदार्थ का मात्रक, जो आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, जो 12th क्लास की बुक नंबर 1 में होगा। और कैंडेला आपने सुना होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक। किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। यानी कि प्रकाश का भी हो सकता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा है, कैंडेला। समझ में आ गया आपको। यानी कि पूछ ले कि लंबाई का मात्रक क्या है, तब आप बोलोगे सर मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। यानी कि सवाल कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि जो मीटर हैं वो किसका मात्रक है, तब आप लिखोगे लंबाई का मात्रक है। यानी कि रिक्त स्थान की पद्धति में इनका एक छोटा सा सवाल बन सकता है मूल मात्रकों का। समझ में आ गया होगा मूल मात्रक क्या होते हैं।
जो स्वयं में निपुण होंगे वही कहलाएंगे मूल मात्रक। अब हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या देखेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। किस मात्रकों से? मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। और इनके एग्जाम्पल देखिए। अब मीटर यानी कि 2 बार लिखा जाएगा, मीटर गुणा मीटर, और मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर, एम्पियर गुणा सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड, और आदि। यानी कि इनके बहुत सारे मात्रक हैं। समझ में आ गया? यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के मध्य आपको अंतर पूछ लिया जाए तो अब आप सिंपल बता सकते हो रूप से कि सर मूल मात्रक वे होते हैं जो स्वयं में निपुण होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि मूल मात्रकों पर ये निर्भर करेंगे, वे कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया? ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो मात्रकों की पद्धति हैं वो अत्यधिक रूप से ज़्यादा है, यानी कि एक पद्धति नहीं है मात्रकों की, एक से भी ज़्यादा है। यानी कि मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहेंगे? मात्रकों की पद्धति। क्या कहेंगे? मात्रकों की पद्धति। समुच्चय यानी कॉमन। समुच्चय का अर्थ क्या हो गया? कॉमन। जो मैथ क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा समुच्चय के बारे में, बायो वालों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मैथ वालों को पढ़ना पड़ेगा समुच्चय के बारे में। और इन मूल मात्रकों के बारे में हम जानते हैं और इनके निम्न पद्धतियों के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। और पहला हमारा जानकारी आने वाली है, पहली जानकारी है हमारी CGS प्रणाली। क्या है? CGS प्रणाली। और ये क्या है? ये है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में आती हैं। और जो FPS प्रणाली है वो क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। और MKS प्रणाली है जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड के रूप में दर्शाई जाती हैं। यानी कि मुख्य रूप से 3 प्रणाली कौन सी हैं? जो पहली है CGS प्रणाली, और दूसरी है FPS प्रणाली, और तीसरी है MKS प्रणाली। ठीक है? ये 3 प्रणाली अपन की महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जो हमारी पद्धतियाँ होती हैं, यानी CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति, ये 3 पद्धतियों के ऊपर ही हमारे मात्रकों का निर्धारण होता है, यानी कि संपूर्ण इन सबका समुच्चय है। समझ में आ गया आपका? तो इसके साथ मैं पढ़ूँ, पहले को पढ़ता हूँ, यानी कि तीनों का पॉइंट मैं बना के लाया हूँ। इसमें देखिए कि CGS पद्धति है, जो प्रणाली है वो क्या है कि मात्रकों की इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में। किस में मापेंगे? ग्राम में। यानी कि लंबाई है उसको मापेंगे सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान है उसको मापेंगे ग्राम में, और समय को मापेंगे सेकेंड में। किस में? सेकेंड में। यानी टाइम को मापेंगे सेकेंड में। उसे क्या कहेंगे? CGS पद्धति। और FPS पद्धति में क्या होता है कि मात्रकों की वह पद्धति या प्रणाली की लंबाई को मापेंगे फुट में, लंबाई को मापेंगे फुट में, और द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, और समय को मापेंगे सेकंड में, यानी टाइम को हम सेकंड से मापेंगे। उसको क्या बोलेंगे? FPS पद्धति या प्रणाली। और तीसरी प्रणाली है हमारी MKS पद्धति। और MKS पद्धति का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये रहा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और FPS का फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। और CGS करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। समझ में आ गया आपको डिटेल में? सर आपको इसका नाम MKS या FPS और CGS ही क्यों रखा है? तो आपको बता दूं कि मात्रकों की इस पद्धति में लंबाई को मीटर से मापेंगे, और द्रव्यमान को हम मापेंगे किलोग्राम में, और समय को मापेंगे सेकेंड में। किसमें? सेकेंड में। यानी कि इसको मीटर में मापेंगे लंबाई को, और द्रव्यमान को मापेंगे हम किलोग्राम में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, और समय को मापेंगे सेकेंड में। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर, समझ में आ गई। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। नोट एक पॉइंट लिखाया है, वो पॉइंट एकदम महत्वपूर्ण हमारा होने वाला है। और इनका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर मान्य प्रणाली जो सिस्टम है हमारी, वो इंटरनेशनल द यूनिट्स, जिसे कौन सी पद्धति कहा जाता है? SI पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स पद्धति। ठीक है? इस पद्धति के प्रतीक, मात्रक और संकेताक्षर की योजना अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, यानी कि BIPM के द्वारा, इसके द्वारा BIPM के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो द्वारा 1971 में विकसित की गई। यानी आपको पूछा जा सकता है ऑप्शंस के अंदर कि अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो पद्धति
कब विकसित हुई, तब आप लिखोगे 1971 में। किसमें? 1971 में। तथा नवंबर 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन में इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? इसके अंदर थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। समझ में आ गया? यानी कि ये महासम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 2018। इसमें इसका संशोधन किया गया। किसके अंदर? एसआई पद्धति के अंदर, इंटरनेशनल द यूनिट्स के अंदर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रेडियन। क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? रेडियन होने वाली है, यानी दूरियों को मापने की विधि जो सबसे पहले होती है वो हमारी कौन सी है? रेडियन होगी। कौन सी होगी? रेडियन। यानी कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंकित तलीय कोण। कौन सा कोण? तलीय कोण क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियन। यानी कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंकित, ये रहा त्रिज्या, ये रही त्रिज्या, और त्रिज्या के द्वारा ये है तल, इस तल के तलीय कोण को क्या कहेंगे? रेडियन। यानी कि यहाँ पर होगा डी थीटा। क्या होगा यहाँ पर? डी थीटा। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आर। क्या हो जाएगी? आर। और इसकी लंबाई भी आर ही रहेगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी समान है। क्या है? समान। समझ में आ गया आपको? और इस चाप का जो है वो चाप का मान होगा डी एस। चाप को कैसे दर्शाएंगे हम? डी एस से। किससे दर्शाएंगे? डी एस से। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं? चाप अपॉन त्रिज्या लिख सकते हैं। और कोण हमारा कौन सा है? कोण का क्या नाम है? डी थीटा। यानी कि जो चित्र में है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि डी थीटा बराबर, और चाप हमारा क्या है? डी एस। चाप का मान क्या है हमारा? डी एस। और त्रिज्या का मान क्या है? लिखा है यहाँ पर आर लिखा है। क्या लिखा है? आर लिखा है त्रिज्या का मान। और मैं यहाँ पर मान लूँ कि डी एस बराबर आर के बराबर हैं। डी एस किसके बराबर हैं? आर के बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डी थीटा बराबर आर अपॉन आर। और आपको पता होगा कि आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और डी थीटा बराबर 1 रेडियन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 रेडियन इसका उत्तर। समझ में आ गया आपको दोस्तों? यानी कि यदि आपको पूछ लिया जाए कि रेडियन किसे कहते हैं और रेडियन को समझाइए, यानी इतना सा छोटा सा लिखना है आपको, लगभग 1 नंबर में यहाँ पर सवाल आ सकता है आपका। यानी कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंकित तलीय कोण। कौन सा कोण? तलीय कोण क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। यहाँ पर न है दोस्तों, रेडियन कहलाता है। यानी कि ये जो चित्र है चाप द्वारा उठा हुआ तलीय कोण है, और इसका तलीय कोण क्या है? डी थीटा। और इसका चाप कितना है? डी एस है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक है, समझ में आ गया? और हम आगे बढ़ते हैं स्टेरेडियन की और अब हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन। अब हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कैसे कहेंगे? कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंकित ठोस कोण। क्या है ये? ठोस कोण। ये रहा केंद्र पर अंकित ठोस कोण डी आर, और ये रही इसकी त्रिज्या। लेकिन इसमें क्या करना है? इसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्या है, इसके वर्ग के बराबर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अतः हम ऐसे लिखेंगे कि ठोस कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ये हमारा सूत्र था रेडियन में। और इसमें क्या क्या बोला गया है कि त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंकित ठोस कोण, यानी कि इसको 2 बार गुणा करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, चाप अपॉन त्रिज्या। तो अब हम देखेंगे कि चाप अपॉन त्रिज्या का मान कितना है और कितना नहीं है। चाप को हम क्या बोल देंगे? अब क्षेत्रफल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का क्या है? ये होल स्क्वायर। 2 बार है क्षेत्रफल तो 2 बार लिखेंगे। और त्रिज्या का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या का होल स्क्वायर। और
फिर हम इसके अंदर ठोस कोण का मान रखेंगे यानी कि डी आर, और देखते हैं कि डी आर बराबर डी एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। फिर हम देखेंगे कि डी एस बराबर डी आर है, क्या है, डी एस बराबर डी आर है, तो डी आर बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम देखते हैं और जानते हैं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा, एक, और इस एक को हम पीछे किसके द्वारा दर्शाएंगे, स्टेरेडियन के द्वारा, स्टेरेडियन के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो ये स्टेरेडियन और रेडियन के बारे में यदि आपको पूछ लिया जाए और अंतर पूछ लिया जाए, तब आप ये परिभाषा लिखोगे, रेडियन के अंदर लिखोगे कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंकित कोण, कौन सा कोण, अंकित कोण चाप द्वारा, वो भी तलीय अंकित कोण क्या कहलाएगा, रेडियन, और त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंकित ठोस कोण क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन, क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन। तो इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपका वीडियो इतना लंबा न चले। फिर हम देखते हैं इसकी एसआई पद्धतियों के बारे में, इसके बारे में, एसआई पद्धतियों के बारे में, जो बहुत सारी हैं, दे रखी हैं बुक्स के अंदर। जब आप देखोगे सारणी नंबर 2.2 जो आपकी पुरानी बुक में रहेगी, किस के बुक में रहेगी, पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में। ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट में ले सकते हो और देख सकते हो। यानी कि मिनट को हम किससे दर्शाएंगे, एम से, MIN मिन, घंटे को H से, और एक घंटा कितने सेकंड्स के बराबर होता है, 3700 सेकंड्स, और एक दिन को हम दर्शाएंगे D से, और 24 आवर होता है एक दिन में, और कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड, और वर्ष को दर्शाएंगे Y में, और इसके अंदर 365.25 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 365.25 दिन, और इसको हम दर्शाएंगे सेकंड में 3.156 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स। समझ में आ गया? फिर आने वाले हैं डिग्री के बारे में, और डिग्री को हम किससे दर्शाएंगे, रेडियन से दर्शाने वाले हैं डिग्री को, और डिग्री को हम लिखेंगे इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि एक डिग्री बराबर किसके होते हैं, पाई/180, पाई/180। और फिर आ जाता है लीटर को दर्शाएंगे L से, जिसके अंदर एक DM³ यानी 10⁻³ M3। समझ में आ रहा है? यानी कि इसको हमने चेंज किया है। फिर आता है टन, फिर आता है कैरेट, बार, क्यूरी, रोजन, क्विंटल, और इनके ये सारे प्रतीक है, TC, बार, CIR, Q। और वापस देखते हैं कि टन में कितने किलो होते हैं, 10⁻³ kg, और कैरेट में देखते हैं कि कितने mg यानी मिलीग्राम होते हैं, 200 मिलीग्राम, और बार के अंदर कितने बार के अंदर कितने होते हैं, 0.1 MPa। ठीक है, और क्यूरी के अंदर CI 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 सेकेंड -1 यानी कि 1/s, यही होता है। फिर आता है रोजन और क्विंटल, उन दोनों के ये रहे मान। समझ में? क्विंटल कितने kg का होता है, 100 kg का होता है, कितने kg का होता है, लगभग 100 kg का होता है। और पीछे कौन बस गया है, पीछे बस गया है बार्न, आर, हेप्टार, मानक वायुमंडलीय दाब यानी कि ATM, और जिसको दर्शाएंगे PA से। ठीक है, यानी 101 325 PA, 101 325 PA यानी कि 1.013 मल्टीप्लाई 10⁻5 PA। समझ में आ गया? जैसे हेप्टार को S से, आर को A से, और बार्न को B से दर्शाएंगे, और इनके ये मान लिखे हुए हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हो। लेकिन इन सभी के मान आपको याद रहे और समय समय तक आपको आप ना बोलो, इसलिए मैं ये मान की सारणी बना के यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं आपके सामने, क्योंकि ये आपकी नई बुक्स में ये मान नहीं दिए गए हैं और नहीं बताए गए हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। नया टॉपिक है हमारा लंबाई का मापन करना। क्या करेंगे? लंबाई की मापन विधि को जानेंगे, यानी लंबाई को हम मापेंगे। अब किस किस से मापेंगे और कितनी डिग्री और कितनी दूरी होगी।
यानी कि लंबाई का मापन 10⁻³ m से मीटर से लेके इधर 10⁻² मीटर तक की लंबाई को हम किससे मापेंगे? मीटर पैमाने से लगभग मापने का उपयोग करेंगे। और 10⁻⁻⁴ मीटर दूरी के मापने हेतु हम किसका उपयोग करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करेंगे, जो लगभग कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? इस प्रकार। पीछे सुई लगी होती है और इसको घुमाने पर ये आगे आता है और पीछे जाता है। ठीक है, ये मापने की एक युक्ति है, वर्नियर कैलिपर्स। और 10⁻⁻⁵ मीटर तक की दूरियों को मापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। ये लगभग बहुत छोटा सा और पतला सा होता है, लगभग ऐसा होता है। किस प्रकार होता है? इस प्रकार से होता है। इसके अंदर कुछ लगे होते हैं जिसको इसको घुमाने पर इसके अंदर जो पतला सा महीन सा तार होता है उसको मापा जाता है। यानी 10⁻⁵ मीटर तक की दूरियों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? स्क्रू गेज। इसका उपयोग करेंगे स्क्रू गेज, यानी कि पेच मापी या स्पेरोमीटर, गोलाई मापी का उपयोग करेंगे। और हम देखते हैं कि बड़ी दूरियां होती है जो उसको मापना संभव नहीं होता, उनको हम किससे मापेंगे? बड़ी दूरियों को लंबन विधि से द्वारा मापा जाएगा। किसके द्वारा मापा जाएगा? लंबन विधि द्वारा मापा जाएगा, क्योंकि बड़ी दूरियों को मीटर पैमाने से हम नहीं माप सकते, क्योंकि मीटर पैमाने की सीमा लगभग हद तक होती है। मीटर पैमाने द्वारा बड़ी बड़ी दूरियों को कैलकुलेट आसानी से नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा होगा आपको कि मीटर से यदि आपको कहा जाए कि सड़क को मापा जाए, आप माप लोगे सड़क को? नहीं। एक ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह तक की दूरी भी यदि आपको मापने के लिए दी जाए, क्या आप एक ग्रह से लेकर दूसरी ग्रह की दूरी आसानी से माप पाओगे? नहीं। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं लंबन विधि का। इस विधि में क्या होता है कि जो भी दूरस्थ ग्रह होता है, जो दूर से दूर दराज तक होता है, तो उसकी पटिलैस की दूरी, किसकी पटिलैस की दूरी ज्ञात करने के लिए उस ग्रह को पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों पर यानी ए तथा बी क्रमानुसार दाएं और बाएं आंख से देखा जाता है। यानी कि एक दूरी होती है जिसको दाएं आंख से और बाएं आंख से देखा जाता है, मुख्य रूप से इससे दाएं आंख से और बाएं आंख से देखा जाता है। तो उसकी स्थिति समान नज़र आती है, लेकिन उसकी स्थिति तो समान नज़र आती है, लेकिन पृथ्वी पर स्थित दोनों बिंदुओं ए तथा बी बिंदुओं के मध्य दूरी आधारक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उनके मध्य दूरी आधारक कहलाएगी। तथा इन दोनों बिंदुओं द्वारा बना कोण क्या कहलाएगा? लंबन कोण या लंबनीय कोण। लंबन कोण या लंबनिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबन कोण या लंबनिक कोण। तथा पृथ्वी से ग्रह तक की दूरी को क्या कहेंगे? लंबन कहेंगे। क्या कहेंगे? लंबन। यानी कि आप ऐसे देखो कि कोई एक दूरस्थ ग्रह है, दूर से उसकी जो पटिलैस की दूरी ज्ञात करनी है, जो एक निश्चित पॉइंट की दूरी ज्ञात करनी है, उसके लिए आपको पृथ्वी पर दो स्थित एक बिंदु लेने होंगे जिसको हम मानेंगे ए और बी, और उसको हम दाएं और बाएं आंख से देखना शुरू करते हैं तो उसकी स्थिति हमें समान नज़र आती है। लेकिन पृथ्वी पर स्थित दोनों बिंदु ए तथा बी के मध्य दूरी आधारक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधारक। क्योंकि वहाँ से तो समान दिख रही है दाएं और बाएं से देखने पर, लेकिन आधारक के द्वारा देखेंगे वह दूरी आधारक कहलाएगी। इन दोनों बिंदुओं द्वारा बना जो कोण होगा, यानी कि जो ए द्वारा देखेंगे और बी द्वारा देखेंगे, यानी कि ये जो है एक यहाँ पे आएगी किरण, एक यहाँ पे आएगी, दोनों को दिख तो समान रहा है, लेकिन के मध्य क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। और वह कोण क्या कहलाएगा? वह कोण उसका लंबन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबन कोण कहलाएगा। समझ में आया आपको? ये जो चित्र मैं आपको नीचे बना के लाया हूँ, ये चित्र देखो, ये देखो, ये दो पृथ्वी पर स्थित दो बिंदु है जो किसी आंख द्वारा देखा जा रहा है, दाएं और बाएं बिंदु द्वारा। किसके द्वारा? दाएं और बाएं बिंदु द्वारा, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ये कौन सा कोण हो गया? ये हो गया इसका लंबन कोण। कौन सा कोण हो गया? लंबन कोण हो गया इसका। और ये इसका क्या है? आधारक। क्या है ये? आधारक। ये दूरी क्या कहलाएगी? दूरी आधारक कहलाएगी। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा है। और ये भी क्या है? लंबन दूरी। क्या है ये? लंबन दूरी, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? कैपिटल डी से। और आधारक को हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल डी से। ये चित्र सेम टू सेम है। इसको हमने पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर देखा है, ठीक है।
यानी कि वहाँ की पटीलेस दूरी ज्ञात की है, और वहाँ दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर देखा है, उसकी पटीलेस दूरी ज्ञात की है हमने। समझ में आ गया आपको? तो आप ऐसे देख पाओगे कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो कोण है वो कौन है, इसका सूत्र तो सेम रहेगा कि चाप अपॉन त्रिज्या। क्या रहेगी? चाप अपॉन त्रिज्या। तो अब हम देखते हैं कि इसके कोण का मान क्या आ रहा है। इसके कोण का मान आ रहा है थीटा। क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है। और चाप का मान क्या आ रहा है? इसका चाप का मान आ रहा है स्मॉल डी, और त्रिज्या का मान आ रहा है कैपिटल डी। क्या आ रहा है? कैपिटल डी। तो इसको हम एज इट इज इस प्रकार ही लिखेंगे, यानी कि स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यानी कि चाप अपॉन त्रिज्या, या लंबन या आधारक अपॉन लंबन, आधारक अपॉन लंबन। तो ये हमें ज्ञात करना था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल बी अपॉन डी, स्मॉल बी अपॉन डी। ये डी नहीं, बी है, स्मॉल बी है। क्या है ये? स्मॉल बी। कुछ बोलने में त्रुटि हो जाती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें और मैं भी आपके लिए ध्यान रखूँगा। फिर हम देखते हैं कि अति सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए भी कुछ विधि का उपयोग करना होगा। ये तो बड़ी दूरी को माप लिया हमने, स्क्रू गेज से भी कुछ कुछ छोटी दूरियां होगी जिसको मापना इतना संभव नहीं होता। जैसे कि आपको पता ही होगा, किसका मान बोलूँ, परमाणु का, अणु का, इलेक्ट्रॉन का। इनको यदि मापना शुरू करें तो इसके लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरी पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अणु के व्यास 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 मीटर जैसी सूक्ष्म दूरियों के मापन हेतु आणविक आकार विधि का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? आणविक आकार विधि का, जिसे आणविक व्यास विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आणविक व्यास विधि, जो लगभग निम्न प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? निम्न प्रकार की। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि जो सूक्ष्म दूरियों को हम जानेंगे और ज्ञात करेंगे, उसका नाम क्या होगा, उस विधि का नाम क्या होगा। उस विधि का नाम दो प्रकार से हम बोल सकते हैं उसी विधि को, आणविक आकार विधि या आणविक व्यास विधि। दोनों ही सेम हैं। क्या है? दोनों ही सेम, जो अति सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए कार्यरत होती हैं। समझ में आ गया होगा? इसी के साथ हम पढ़ेंगे आणविक आकार विधि। तो आणविक आकार विधि क्या कहती हैं और क्या नहीं कहती हैं, इसको हमें समझाना होगा डेरिवेशन के द्वारा भी। इसकी थ्योरी भी मैं लेके आया हूँ इस पॉइंट चैप्टर में। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मैं पेंसिल का आकार थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यानी कि आणविक आकार विधि में, ये आकार है, आणविक आकार विधि में ओलिक अम्ल में एल्कोहल मिलाकर, क्या मिलाएंगे अब हम? ओलिक अम्ल में एल्कोहल, वो भी 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके घनत्व में, यानी कि इसके आयतन में मिल रहा है, इसीलिए हम इसके पीछे क्या यूज़ करेंगे? क्यूब का आयतन करते हैं। तो इस विलयन में ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी रह जाएगी? 1/20, 1/20, 1/20 हो जाती है इसकी सांद्रता। यानी कि ओलिक अम्ल में कितना मिलाएंगे? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी सांद्रता कितनी रह जाएगी कि 1/20। कितनी रह जाएगी? 1/20। तो इसके पश्चात विलयन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तथा उसमें पुनः एल्कोहल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे विलयन का, फिर उसके अंदर एल्कोहल मिलाएंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मिलाएंगे, जो कितने रूप में बनता है? 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में बनता है। अब इस विलयन में ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी रह जाएगी? 1/400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/400। कारण देखिए कि इसके अंदर पहले से सांद्रता थी 1/20। कितनी थी? 1/20। और इसके अंदर एल्कोहल मिलाया है वापस कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन इसके अंदर मिलाया है। तो इसके ओलिक अम्ल की सांद्रता 1/400 हो जाती है। इसके पश्चात बड़े नांद पात्र में पानी भरकर उस पर लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करते हैं। क्या? किसका छिड़काव करते हैं? लाइकोपोडियम पाउडर का। लाइकोपोडियम पाउडर का इसके अंदर छिड़काव करते हैं तथा उस पर 1/400 सांद्रता वाले विलयन की बूंद डालते हैं। तो यह विलयन अधिकतम क्षेत्र में फैलता है। क्या फैलता है? अधिकतम क्षेत्र में फैल जाता है ये विलयन, तथा फिल्म का निर्माण करता है। कुछ समय पश्चात एल्कोहल वाष्पित हो जाता है तथा ओलिक फिल्म की परत शेष रह जाती है। समझ में आया? कि अब हम देखते हैं कि 1/, सांद्रता वाले कुछ विलयन डालते हैं।
यानी कि आणविक आकार विधि में मौलिक अम्ल में अल्कोहल मिलाकर 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कर लेते हैं और करते हैं, तो इस विलियन में मौलिक अम्ल की सांद्रता कितनी रह जाती है? 1/20। यानी कि ये बताने की बात नहीं है और बोलने की बात नहीं है, क्योंकि मैं ये लिख के लाया हूँ। इसके पश्चात इस विलियन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तथा इसमें पुनः अल्कोहल मिलाकर 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बनाते हैं। अब इस विलियन में मौलिक अम्ल की सांद्रता 1/400 हो जाती है। इसके पश्चात बड़े नांद पात्र में पानी भरकर उस पर लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करते हैं। किसका करते हैं? लाइकोपोडियम पाउडर का। ये बात आपको ध्यान रखना है कि उस बड़े नांद पात्र में हम सबसे महत्वपूर्ण किस पाउडर का उपयोग करते हैं या किसका छिड़काव करते हैं, तब आप लिखोगे लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करते हैं तथा उस पर 1/400 सांद्रता वाले विलियन की बूंद डालते हैं। क्या डालते हैं? वापस 1/400 सांद्रता वाले विलियन की बूंद डालेंगे। यह विलियन अधिकतम क्षेत्र में फैल जाता है। जैसे इसकी सांद्रता वाली की बूंद डालेंगे उस बाद में बड़े नांद पात्र में, तब क्या होगा कि वह बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा तथा फिल्म का निर्माण होता है। उसके अंदर किसका निर्माण होता है? फिल्म का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात अल्कोहल वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्कोहल वापस वाष्पित हो जाता है तथा उसमें किसकी फिल्म शेष रह जाएगी? ओलिक अम्ल की। किसकी शेष रह जाएगी? ओलिक अम्ल की फिल्म शेष उसके अंदर रह जाएगी। ये समझ में आ गई होगी थ्योरी। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी थी। क्या थी ये? थ्योरी। अब हमें ये थ्योरी पढ़ने के बाद इसका एक डेरिवेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम इसके अंदर करेंगे। तो देखते हैं हम कि इसमें अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया है? विलियन लिया है। तो उस विलियन की बूंद का आयतन कितना होगा? माना विलियन की बूंद का आयतन कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं। और इस विलियन में देखते हैं हम, यदि n बूंद डालें इसके अंदर, क्या डालें हैं? n बूंद डालते हैं तो विलियन का कुल आयतन कितना होगा? विलियन का कुल आयतन, तो n बूंद डालने पर विलियन का कुल आयतन आपका रह जाएगा NV सेंटीमीटर क्यूब। क्या रह जाएगा? NV सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा। और फिर हम इसके अंदर किसकी मात्रा डालेंगे? किसकी सांद्रता बनने वाली है इसके अंदर? कि इसके अंदर विलियन में क्या उपस्थित है आपको पता होगा, अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है। विलियन में उपस्थित ओलिक अम्ल का आयतन। किसका? ओलिक अम्ल का आयतन। और आयतन आपको पता है किससे दर्शाते हैं? V से ही दर्शाते हैं। और इसका आयतन कितना रहने वाला है कि NV/400 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 देने वाले हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे डालते हैं। और अब हम देखते हैं, यदि ओलिक अम्ल की फिल्म का क्षेत्रफल क्या है? A तथा इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई है T और इसका क्षेत्रफल क्या है? A हो तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका सूत्र बन जाएगा कि V बराबर A × T सेंटीमीटर क्यूब। समीकरण ले लेंगे इसका 2। समीकरण नंबर में क्या मानेंगे? 1 व 2। तो अब हम देखने वाले हैं कि समीकरण 1 व 2 से किससे? इसमें हम देखेंगे समीकरण
1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में हम देखने वाले हैं किस प्रकार देखेंगे कि समीकरण नंबर हमारा 1 है वो है क्या है एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब, और समीकरण 2 में इसका मान क्या है प्राप्त हुआ है हमें ए मल्टीप्लाई टी सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। एकदम रेडी है, बात सही है, एकदम रेडी। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि फिल्म है जो हमारी जो इसके अंदर फिल्म डेस्क प्राप्त हो रही हैं, उस फिल्म की जो मोटाई है क्या है उसकी जो मोटाई है यानी कि टी बराबर एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर, और फिल्म की मोटाई यानी कि कितनी है, टी है, और जो है ये किसके बराबर है, ये अणु के व्यास के बराबर है। किसके बराबर है, अणु का व्यास। जो फिल्म की मोटाई है वो किसके बराबर है, अणु के व्यास के बराबर है। यानी अणु का व्यास बहुत एकदम छोटा सा हमें दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया होगा आपको। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अतः हम देखते हैं कि अणु का व्यास कितना है, अणु के व्यास को अभी हमने दर्शाया डी से। और फिर हम लिखेंगे एन वी अपॉन 400 मल्टीप्लाई ए, क्षेत्रफल को वहाँ ले जाके पक्षांतरण करके गुणा कर देंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। तो ये अणु का व्यास हमें प्राप्त होता है, या आप बोलोगे कि फिल्म की मोटाई हमें इतनी प्राप्त होती है। किस प्रकार हुआ आपको पता होगा कि पीछे अब क्या बचाएं, ए गुणा टी एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया है। और अब आप देखेंगे कि टी को हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये है अणु का व्यास या फिल्म की मोटाई, और ए का हम यहाँ पर कर देंगे पक्षांतरण। तो अब आप देख पा रहे हो कि ए का मैंने किया है पक्षांतरण। क्या किया है, पक्षांतरण। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हमने टी के स्थान पर क्या रखा है, डी रखा है। यानी कि फिल्म की मोटाई है वो किसके बराबर है, वो अणु के व्यास के बराबर है। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपको वापस समझा सकूँ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है लंबाई परिसर। क्या रहने वाला है, लंबाई परिसर। इसको पहले एक बार आप वापस देख लें और समझ लें कि इस विलियन का आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके अंदर यदि एन बूंद मिला दें तो इस विलियन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, एन 20 सेंटीमीटर क्यूब। विलियन में उपस्थित औलिक अम्ल का आयतन कितना रह जाएगा, V बराबर एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यदि औलिक अम्ल की फिल्म का क्षेत्रफल A है, औलिक अम्ल की फिल्म का क्षेत्रफल यदि हम A माने और इसकी मोटाई यदि T माने, तो इसका आयतन हो जाएगा V बराबर 80 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का आयतन सेम है, तो इसको हम दोनों को एक दूसरे के रूप दाएं व बाएं के रूप में लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये रहा समीकरण 1 व समीकरण 2 में हमने रखा इसको। ये रहा समीकरण 1 व समीकरण 2, यानी कि 80 सेंटीमीटर क्यूब बराबर एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। और आप देख पा रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, और 80 है उसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ए का यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया है, और ये टी है वो अणु के व्यास के बराबर है। किसके बराबर है, अणु के व्यास के बराबर है। यानी कि अणु का व्यास कितना है, डी बराबर एन वी अपॉन 400.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट व टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लंबाई परिसर। क्या है, लंबाई परिसर।
यानी कि लंबाई परिसर क्या है और उसकी सारणी के बारे में हम अभी देखेंगे, उसके माप के बारे में, उसकी दूरी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। यानी कि लंबाई का परिसर क्या है, लंबाई का परिसर किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि विश्व में स्थित पिंडों के अमाप का अंतर, विश्व में स्थित पिंडों के अमाप का अंतर बहुत अधिक है, जिसमें 1 और 10⁻⁻16 मीटर कोटि का कोई नाभिक है, परमाणु नाभिक है। यानी कितनी कोटि का, वो भी 10⁻16 कोटि का परमाणु नाभिक है, तथा दूसरी ओर 10⁻26 मीटर आमाप विश्व परिसर है। क्या है उसके आमाप का, विश्व परिसर है। समझ में आ गया होगा नहीं? वापस पढ़े। विश्व में स्थित पिंडों के आमाप का अंतर, यानी कि उन दोनों का अंतर बहुत अधिक होता है, क्योंकि जिसमें 1 और 10⁻16 मीटर कोटि का परमाणु का नाभिक है, यानी परमाणु का नाभिक है, उसका माप कितना है, 10⁻16। और दूसरी ओर है आमाप, यानी विश्व परिसर है, वो कितना है, 10⁻26 प्लस का, वो भी 10⁻26 मीटर, वो भी प्लस का है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए लंबाई परिसर एवं कोटि की सारणी, यानी कि प्रोटॉन का माप कितना है और परमाणुीय नाभिक का माप कितना है। प्रोटॉन का माप कितना है, 10⁻15। परमाणुीय नाभिक का माप 10⁻14। हाइड्रोजन अणु का परमाणु क्रमांक या आकार 10⁻10, सॉरी परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु आकार। किसी प्ररूपी जीवाणु की लंबाई 10⁻8। प्रकाश तरंग दैर्ध्य 10⁻7। लाल रुधिर कणिका का आकार 10⁻5। किसी कागज की मोटाई 10⁻4। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की दूरी 10⁻4 एंड पृथ्वी की त्रिज्या है 10⁻7। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 10⁻8 और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 10⁻8। सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 10⁻11। सूर्य से प्लेटों की दूरी है 10⁻13। आकाशगंगा का माप है 10⁻21। पृथ्वी से एंड्रोमा मंदाकिनी की दूरी है 10⁻22। प्रेक्षणीय विश्व की परिसीमा तक की दूरी है 10⁻26। वो भी सभी ये दूरियां हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लगभग किस में आ रही हैं, पॉजिटिव में, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ रही है नेगेटिव में। यदि आपको पता चल गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव है, प्लस और माइनस। ये थी लंबाई के परिसर एवं कोटि के कुछ उदाहरण व मान। और यदि आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अत्यंत सूक्ष्म तथा बहुत बड़ी दूरियों के मापने के लिए कुछ विशिष्ट मापक का उपयोग भी किया जाता है। कि अत्यंत जो सूक्ष्म दूरी होगी, जो बड़ी दूरी होगी, उसके मापन के लिए कुछ विशिष्ट मापकों का भी उपयोग किया जाएगा, जो क्या है, निम्न है। क्या है, निम्न। जो निम्न है वो अब हम यहाँ पे बताएंगे और आपको समझाएंगे। यानी कि मैं आपको ये बता दूं और ये कह दूं कि जो एक फर्मी है, क्या है, जो एक फर्मी है, इस एक फर्मी को हम क्या लिखेंगे, एक एफ बराबर इसका मान होगा 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि एक फर्मी का यदि मान पूछ लिया जाए तो आपको कितना कहना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम का मान पूछ लिया जाए, एंगस्ट्रॉम, और यदि एंगस्ट्रॉम का मान पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और एक खगोलीय मात्रा कितना होगा, वो होगा हमारा सर एक u बराबर 1.496 10⁻11 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। क्या है, ये औसत दूरी है, फिक्स दूरी नहीं है, ये औसत दूरी है सूर्य से लेके पृथ्वी तक की। और हम देखेंगे एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष वो है 1 लाइट ईयर।
1 लाइट ईयर 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, और इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी, वो भी कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। यदि आपको पूछ लिया जाए कि एक लाइट ईयर का मान कितना है, आप लिखोगे कि 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, और इसको हम लिखेंगे ये कितने वेग से दूरी करती है कैलकुलेट, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी करती हैं, वो भी कितने वर्ष में? पूरे के पूरे 1 वर्ष में। समझ में आ गया? क्योंकि ये कितना है? 1 प्रकाश वर्ष, यानी 1 लाइट ईयर। अब है 1 पारसेक। क्या है? 1 पारसेक, और 1 पारसेक का मान है 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर। कितनी है 1 पारसेक की दूरी का मान? 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको। ये हैं कुछ अत्यंत सूक्ष्म तथा बहुत दूरियों के मापन के लिए कुछ विशिष्ट मापक उपयोग में लिए गए हैं, और यही सभी यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है। समझ में आ गया? चलो, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है ना? ये बातें आपको समझ में तो आ रही है ना? ये रहा डंडा मेरा, और ये रही मेरी बुक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके पन्ने हैं जो किसी ने मोड़ दिए हैं। ये है फिजिक्स की बुक। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं 1 पारसेक की परिभाषा, जो मैंने आपको लिखाया था, और उस टॉपिक के अंदर जो बताए थे वो टॉपिक्स कवर करने ही पड़ेंगे हमें। यानी कि 1 पारसेक की परिभाषा और द्रव्यमान का मापन और द्रव्यमान की परास, तीनों हम यहाँ पर देखेंगे। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? औसत त्रिज्या, वो भी पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती हैं, वह 1 पारसेक कहलाती हैं। समझ में आया? नहीं सर, कस भी समझ में नहीं आया। यानी कि आपको मैं बता दूं, ये जो 1 पारसेक है, वह पृथ्वी की कक्षा की औसत दूरी, जो पृथ्वी होती है और उसकी कक्षा होती हैं, उसकी औसत त्रिज्या दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे, तो 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करेंगे, यानी कि इसकी त्रिज्या को देखेंगे चाप बिंदु, यानी कि उसके बिंदु पर पृथ्वी के, तो वह 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती हैं, तो वह 1 पारसेक कहलाती हैं। और 1 पारसेक का वो मान बनता है हमारा 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16। कितना बनता है? 10 की पावर 16 मीटर। इतना ही बनता है हमारा ये मान, अभी हमने पढ़ा था। फिर आता है हमारा द्रव्यमान का मापन। क्या आता है? द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान के मापन में हम देखते हैं कि साधारणतः द्रव्यमान का मापन किस में होता है? किलोग्राम में होता है, और विश्व में स्थित पिंडों के द्वारा द्रव्यमान का अंतर बहुत विस्तृत होता है, यानी कि बहुत फैला हुआ होता है। यानी कि इस द्रव्यमान का मापन तो आपको पता होगा कि किसके अंदर होगा, कि किलोग्राम में ही लगभग मापा जाएगा इस द्रव्यमान को। तो इसमें विश्व में पिंडों के द्रव्यमान का अंतर बहुत विस्तृत होगा। कितना होगा? विस्तृत, यानी कि अधिक होगा। फिर हम पढ़ते हैं द्रव्यमान की परास। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान की परास। तो द्रव्यमान की परास में एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण, क्या है? द्रव्यमान की परास में इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान 10 की पावर -30 किलोग्राम का है, तो उसकी दूरी विश्व जिसका द्रव्यमान 10 की पावर 55। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान की परास। द्रव्यमान की परास है वह एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान 10 की पावर -30 किलोग्राम कोटि का है। तो दूसरी ओर विश्व जिसका द्रव्यमान 10 की पावर 55 कोटि का है। जो विश्व का द्रव्यमान है वो कितना है? 10 की पावर 55, और
जो एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है उसका द्रव्यमान है 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका प्रास है। तो इसके प्रास व कोटि के मान भी आपको मिलेंगे किसके अंदर, किलोग्राम में ही मिलेंगे, क्योंकि द्रव्यमान को कैसे मापा जाएगा, किलोग्राम से ही मुख्यतः मापा जाता है। तो ये है द्रव्यमान के प्रास व परिसर एवं कोटि। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 10⁻30 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 10⁻27। यूरेनियम परमाणु यानी कि सबसे खतरनाक परमाणु यूरेनियम, इसका जो द्रव्यमान होता है 10⁻25 kg होता है। लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC, उसका जो द्रव्यमान होता है 10⁻13। जो धूल के कण होते हैं ना, जो उड़ते रहते हैं, उसका जो होगा द्रव्यमान 10⁻9 kg। वर्षा बारिश की बूंद, जिसका द्रव्यमान होगा 10⁻6। मच्छर का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 10⁻5। अंगूर का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 10⁻3। और मानव का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 10⁻+2। ऑटोमोबाइल का द्रव्यमान होगा 10⁻3। और बोइंग 747 वायुयान का जो द्रव्यमान था और है 10⁸। चंद्रमा का द्रव्यमान 10⁻23। और पृथ्वी का 10⁻25। सूर्य का 10⁻30। और आकाश मंदाकिनी का द्रव्यमान होगा 10⁻41। और प्रेक्षणीय विश्व का जो है उसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 10⁻55। कितना होगा, 10⁻55 होगा। ठीक है, तो आपने अब देखा और समझा होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली कक्षा में। यानी अगले कक्षा में हम एक और पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जो हैं त्रुटियों के बारे में। यानी कि त्रुटियों के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे और त्रुटियों के व्यकलन और स्वैकलन और गुणनफल और भागफल के बारे में भी हम जानेंगे, और प्रतिशत त्रुटि के बारे में भी हम जानेंगे अगली कक्षा में। और कुछ समय अंतरालों के बारे में भी रह गया है, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। समय रहते अर्जित किया हुआ ज्ञान हमेशा मुश्किलों को हल करने के काम आता है। तो थैंक यू और वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय।